हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रानी एक भोली भाली गांव की लड़की थी जिसे शहर के तौर तरीके समझने में दिक्कत आती है, जैसे गैस पर खाना बनाना, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना और भी बहुत सी चीजों के बारे में उसे जानकारी नहीं थी। और जब उसकी सास घर में होती तो वो अपनी बहू रानी को चीजें समझा दिया करती थी। लेकिन जब निर्मला घर में नहीं होती तो रानी अपने हिसाब से काम कर लिया करती। एक दिन निर्मला संडे के दिन किसी रिश्तेदार के घर जाती है और घर में रानी का पति महेश था और वो अपनी पत्नी रानी से कहता है, मैं अपने बाल कटवाने जा रहा हूँ रानी, और जब तक मैं आऊँ तुम अपना काम निपटा कर खाना बना लेना। जी बस थोड़ा सा काम और है, जब तक आप आएंगे मैं घर का काम निपटा लूंगी। ये कहकर महेश चला जाता है और इधर रानी अपना काम निपटाकर नहाने जाती है। वो नहाने में शैम्पू यूज करने की जगह जल्दबाजी में शैम्पू का डब्बा ना उठाकर हार्पिक का डब्बा उठाकर पानी में मिला लेती है और जैसे ही नहाने के लिए पैर पर पानी डालती है वैसे ही रानी चिल्लाते हुए कहती है, हाय दैया, ये फोड़े कहाँ से निकल आए, मेरे पैर जल रहे हैं। तभी रानी बिना नहाए बाथरूम से बाहर आती है और कुछ समय बाद महेश भी वहाँ आता है और रानी अपने पति महेश को अपने पैर पर फोड़े दिखाते हुए कहती है, सुनिए जी, देखिए ना मेरे पैरों में क्या हो गया है। ये कैसे हुआ? अब तुमने कौन सी ऐसी ना समझी वाला काम किया है रानी? मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। जब मैं नहाने गई तो पानी में थोड़ा सा शैम्पू मिलाया और उस पानी को पहले पैर पर डाला, उसके बाद देखो ना। अच्छा रुको, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, लेकिन मैं देख कर आता हूँ पानी में ऐसा क्या था, कहीं ज्यादा गर्म पानी तो नहीं था। ये कहकर महेश बाथरूम में जाता है और बाल्टी में रखे पानी को देखता है जिसमें उसे हार्पिक की बदबू आती है। जब वो उस पानी को अच्छे से चेक करता है तो उसे समझ आता है कि उसकी पत्नी रानी ने शैम्पू की जगह इसमें हार्पिक मिलाया है। और ये देखकर महेश अपनी पत्नी से कहता है, रानी तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुमने पानी में शैम्पू ही मिलाया था ना? हाँ, मैंने शैम्पू ही मिलाया था। जब तुम्हें समझ ही नहीं आता तो क्यों बिना दिमाग वाले काम करती हो? आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुमने पानी में शैम्पू नहीं बल्कि हार्पिक मिलाया था। वो क्या होता है? जब तुम्हें ये नहीं पता कि हार्पिक क्या होता है, क्यों ये सब करती हो? इसमें एसिड होता है जिससे तुम्हारे पैर का ये हाल होता है, और अगर तुमने इसे नहा लिया होता ना तो तुम भी पानी के साथ गलकर बह गई होती। हाय दैया, ये इतना भयंकर है। अब चलो डॉक्टर से दिखा लाता हूँ। महेश रानी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और डॉक्टर को सारी बात बताता है और डॉक्टर रानी को दवा देते हुए कहता है, आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी जो आप बच गए, वरना ये एसिड ना आपके शरीर को जला भी सकता था। जी डॉक्टर साहब, मैंने कहा इनसे। अपनी नादानियों की वजह से रानी ने अपने पैर को तो जलाकर फोड़े कर लिए थे, जिसकी वजह से उसे अपनी सास निर्मला से भी काफी सुनने को मिलता है। लेकिन जब घर पर निर्मला नहीं होती तब वो कोई न कोई उल्टा काम कर ही देती थी। और इस बार भी जब रानी नहाने जाती है तो जैसे ही वो हाथ में शैम्पू के डब्बे से शैम्पू निकालती है उसके हाथ में जलन होने लगती है और इस बार तो रानी रोते हुए निकलती है। माँ जी देखो ना, मेरे हाथ बहुत जल रहे हैं। दिखा बहू, क्या हुआ, कहाँ जला लिया? माँ जी ये मेरा हाथ बहुत जल रहा है। किचन में जल गया क्या? नहीं माँ जी, किचन में नहीं जला, मैं नहाने गई थी और जैसे ही शैम्पू मैंने हाथ में लिया वैसे ही मेरे हाथ में जलन होने लगी। अरे बहू, मैंने ही उस व्हाइट वाले डब्बे में हार्पिक डाल दिया था और महेश को बोला भी था बहू को बता दियो, लेकिन उस नालायक ने तुझे बताया ही नहीं और अब फिर तूने हाथ में फोड़े कर लिए। क्या करूँ बहू मैं तेरा? माँ जी इस पर क्रीम लगा दो। फिर निर्मला रानी के हाथ के फोड़े पर क्रीम लगाती है और शाम में जब महेश घर आता है और रानी के हाथ में पट्टी दिखता है तो रानी से कहता है, अब क्या कर लिया तुमने? हाथ में पट्टी लगाए घूम रही हो। नालायक, तेरी वजह से वो दर्द में है और तू उसे ताने दे रहा है कि पट्टी क्यों लगाए घूम रही हो। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? मैं तो घर पर था भी नहीं। तुझे मैंने उसे सफेद वाले डब्बे में हार्पिक डालकर रखा है ये बोलने को कहा था ना, तो तूने बताया क्यों नहीं? बहू आज भी नहाने गई और उसने हाथ पर शैम्पू समझकर हार्पिक निकाल लिया और उसके हाथ में फोड़े हो गए। ये तो रहेगी गवार की गवारी, इसे मैं समझा नहीं सकता अब कुछ भी। चुप कर, ज्यादा मत बोल, खुद की गलती मानी नहीं है और दूसरों को दोष दे रहा है। माँ जी रहने दीजिए, गलती मेरी भी थी, मैंने नहीं देखा और मुझे समझ नहीं आया। अपनी भोलेपन
या कहा जाए कि ना समझने की आदत की वजह से 2 बार तो रानी ने हार्पिक से नहाने की कोशिश कर ली, लेकिन अब की बार जब वो नहाने जाती है तो पूरी सावधानी बरतती है। इस बार मैं किसी डब्बे से शैम्पू का इस्तेमाल ही नहीं करूंगी, कोई पुड़िया इस्तेमाल कर लेती हूँ। ये सोच रानी शैम्पू की पुड़िया लेती है और उसे अपने हाथों पर मलकर अपने बालों पर लगाने ही वाली होती है कि इस बार वो पूरे हाथ का हिस्सा यानी आगे पीछे की तलहटी में जलन महसूस करती है और ये देखकर वो जोर से चिल्लाकर अपनी सास को कहती है, माँ जी, लगता है मैंने इस बार भी हार्पिक का ही इस्तेमाल कर लिया है। हे भगवान, मैंने डिब्बे यहाँ से हटा दिए तो अब तूने पुड़िया वाला हार्पिक यूज कर लिया। बहू, मैं तेरा क्या करूँ? माँ जी, मुझे क्या पता, अब आपने पुड़िया वाले हार्पिक के पैकेट मंगवाए हैं। बहू, इसमें तेरी भी गलती नहीं, मैंने ही उसे वहाँ रखे थे और नए शैम्पू का डब्बा लाकर रखा था। माँ जी, अब तो मुझे और जलन महसूस हो रही है। इस बार तो मेरे हाथ का पिछला हिस्सा भी जल गया। चल, तुझे डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ बहू। 3 बार खुद की गलती की वजह से रानी ने अपने हाथ पैर पर हार्पिक से नुकसान झेल लिया था और अब की बार पूरी तरह से सावधान वो हो जाती है। हालांकि निर्मला उसे कहकर जाती है कि शैम्पू में से खुशबू आती है और हार्पिक में एसिड की बदबू, और जब रानी नहाने जाती है तो शैम्पू और हार्पिक के डब्बे को पता लगाने के लिए वो उसे सूंघती है। लगता तो नहीं है ये ब्लू वाला डब्बा शैम्पू का है, पर इसमें से तो खुशबू आ रही है, यही मेरा शैम्पू है। जैसे ही रानी अपने बालों पर शैम्पू समझकर हार्पिक डालती है और पानी डालती है, उसे मलती है। कुछ ही समय के लिए तो कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ देर बाद उसे लगता है कि शैम्पू में झाग नहीं बन रहे और सर में जलन महसूस होती है। तभी वो समझने में देर नहीं लगाती कि आज भी चौथी बार वो हार्पिक का इस्तेमाल कर बैठी है। तभी वो निकलकर अपने पति से कहती है, सुनिए जी, आज भी मैंने हार्पिक से अपने बाल धो लिए। तुमने तो सच में हद ही कर दिया है। कहाँ है हार्पिक का डब्बा? ये कहते हुए महेश हार्पिक के डब्बे को डस्टबिन में डाल देता है और रानी से कहता है, आज के बाद जब भी तुम नहाने जाओगी तो घर में किसी से पूछ लेना कौन सा शैम्पू है और कौन सा डब्बा हार्पिक का। माँ जी ने बोला था खुशबू से पता करने के लिए, तो मैंने खुशबू से ही पता किया। हार्पिक में भी खुशबू आती है? अरे पागल औरत, मेरे सर में जलन हो रही है। चलो मैं सर में तेल लगा दूं, तभी हो सके थोड़ी जलन कम हो जाए। इस तरह हार्पिक से नहाने वाली बहू कितने बार अपना नुकसान करने के बाद जब भी नहाने जाती तो शैम्पू की पहचान अपने सास या पति से करवा लेती, पर वक्त के साथ उसे अब समझ आ गया था कि दोनों में क्या अंतर है, और तो और उसके घर में हार्पिक आना ही बंद हो गया था। सर्दियाँ शुरू होने वाली थी। सीमा अपनी बेटी खुशबू की सर्दियों में ना नहाने की आदत से खूब अच्छी तरह वाकिफ थी, इसीलिए वो पहले ही उसको चेतावनी देते हुए बोलती है, खुशबू, इस बार अगर तूने सर्दियों में ना नहाने का आलस दिखाया ना तो देखियो, मैंने तुझे घर से निकाल देना है। पानी बचाने के नाम पर जो तू ना नहाने में काम चोरी करती है ना, इस बार नहीं चलेगी। मुझे पता है कि मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ, इसलिए आप मुझे सर्दियों में नहाने के लिए बोल रही है ना। अगर मैं आपकी खुद की बेटी होती तो आप उसकी मजबूरी समझती और उसे इतनी ठंड में नहाने के लिए नहीं कहती, थोड़ा गैप देकर नहाने के लिए बोलती। एक थप्पड़ मारूंगी ना। गैप 1-2 दिन का होता है, महीने भर का नहीं। और दोबारा ये सगी सौतेली वाली बकवास करी तो तुझे सच में सौतेली माँ बनकर दिखाऊंगी, क्योंकि सगी माँ तो तुझे रास नहीं आ रही। अच्छा माँ, सॉरी, वैसे भी अभी सर्दियाँ नहीं आई हैं, तो अभी आप मेरी क्लास मत लगाओ। जितनी लगानी हो ना तब लगा लेना, अभी मैं नहाने जा रही। खुशबू अपने कमरे में कपड़े निकालकर नहाने जाती है और नहाकर जब वो बाहर आती है तो टॉवेल लपेटे हुए खुद से बोलती है, यार नहाने के बाद जो ये सुकून मिलता है ना, बस सर्दियों में यही सजा बन जाता है। तब तो ये पानी आग का दरिया, अरे नहीं नहीं, बर्फ का दरिया लगता है। मुझे तो सर्दियों के बारे में सोचकर ही ठंड लगने लगती है। खुशबू जल्दी से तैयार होकर कॉलेज निकल जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और नवंबर का महीना आता है। एक सुबह सीमा खुशबू को आवाज मारकर उठाते हुए बोलती है, अरे नलायक औलाद, उठ जा, कॉलेज के लिए लेट हो जाएगी। जल्दी कर ले, मैंने तेरे नहाने का पानी गर्म कर दिया है। खुशबू अपने कमरे में कंबल से मुंह निकालते हुए बोलती है, हे भगवान, सर्दियों में 2-3 महीने के लिए कॉलेज बंद क्यों नहीं हो जाते हैं? मेरा तो कंबल छोड़ने का मन ही नहीं करता और माँ तो हमेशा मुझे नहाने के पीछे ही पड़ी रहती है।
लेकिन माँ को पता लगा कि मैं नहीं नहा रही तो वो मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती करेगी। एक आइडिया है। खुशबू बाथरूम में नहाने जाती है और वहाँ बाल्टी में भरा हुआ गर्म पानी फर्श पर गिराते हुए जोर जोर से चिल्लाती है। ओह माँ, कितना ठंडा पानी है, मेरी तो कुल्फी जम गई। ओए होए होए होए, मर गई आज मैं तो। गरम गरम पानी से नहाना चाहिए, गाना या ना ये गाना चाहिए। अरे बेशरम, पानी को फर्श पर डोलने के लिए गर्म करवाया था क्या? नहीं नहाना था तो बोल देती, मैं अपने लिए ही रख लेती गर्म पानी। लेकिन नहीं, मैडम को तो ड्रामा भी करना है नहाने का। ओ यार, मेरी माँ तो कभी कभी मुझे सीसीटीवी कैमरे जैसी लगती है, जो छुप छुप कर सब देख लेती है। खैर, अब उनको तो पता ही है कि मैं नहीं नहा रही हूँ। तो खुशबू 2 छींटे मार ले मुंह पर पानी के और चल बाहर। खुशबू बिना नहाए तैयार होकर और परफ्यूम छिड़क कर नाश्ते के लिए आती है, जिस पर उसकी माँ बोलती है, बस नहाने से तो कोई वास्ता नहीं है, परफ्यूम छिड़क लो और महक जाओ। किसी दिन तेरा ये परफ्यूम भी तेरे ना नहाने की बदबू को नहीं छुपा पाएगा। बस करो माँ, कपिल शर्मा हो क्या जो इतना मजाक बनाए जा रही हो? अरे 2 दिन पहले ही नहाई थी, फिर भी इतना बोल रही हो। खुशबू के इतना बोलते ही उसके घर के बाहर से एक बाइक के हॉर्न की आवाज आने लगती है, जिसको सुनकर खुशबू बोलती है, नील आ गया मुझे लेने। अच्छा माँ, मैं जा रही हूँ, बाय। इतना बोलकर खुशबू बाहर चली जाती है और नील से हेलो करके उसके पीछे बाइक पर बैठ जाती है। तभी उनके जाने से पहले सीमा बाहर आकर बोलती है, खुशबू बेटा, ये तेरे परफ्यूम की बोतल अंदर ही रह गई थी, ले जा वरना कुछ देर में बदबू आने लगेगी तो सबको पता लग जाएगा कि तू नहाई नहीं है। माँ, क्या आप भी? नील, माँ मजाक कर रही है, चलो तुम। बेचारी खुशबू, नील के सामने भी उसके ना नहाने का सच आ गया था, लेकिन नील उसको इस बारे में कुछ नहीं बोलता। वो दोनों कॉलेज जाकर अपनी अपनी क्लासेस लेते हैं, लेकिन फिर शाम होने पर दोनों अपने दोस्त निशा और करण के साथ बैठे होते हैं। तो नील बोलता है, यार सर्दियाँ आ गई हैं, क्यों ना हम लोग कहीं घूमने का प्लान बनाएं? मनाली कैसा रहेगा यार? बर्फ में कितना मजा आएगा। हाँ ठीक है, चलो मनाली ही चलते हैं। क्यों खुशबू, चलेगी ना? यार वहाँ तो इतनी ठंड होगी, चारों तरफ बर्फ होगी, पानी कितना ठंडा होगा। यहाँ तो मैं हफ्ते हफ्ते नहीं नहाती, तो वहाँ तो मुझे पानी को देखकर ही करंट लग जाएगा। अरे बोलो खुशबू, चलोगी ना? देखो सोचो मत कुछ, चुपचाप हाँ कर दो। ठीक है, अब तुम इतना बोल रहे हो तो चल देती हूँ। तो ठीक है, नेक्स्ट वीक चलेंगे। सभी अपनी पैकिंग वगैरह कर लेना, टिकट्स का इंतजाम मैं कर लूँगा। सभी मिलकर मनाली जाने का प्लान बना लेते हैं। उसके बाद सभी अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। घर आकर खुशबू अपनी माँ को घूमने के प्लान के बारे में बताती है, जिस पर सीमा बोलती है, खुशबू बेटा, तू तो मत ही जा, कहीं वहाँ सबको तेरे ना नहाने के टैलेंट के बारे में पता लग गया ना तो हाय हाय, मैं तो सोच के ही दुखी हो रही हूँ। वहाँ बेगाने शहर में तेरी बेइज्जती हो जाएगी। मेरी माता श्री, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपके सिवा कोई मेरी बेइज्जती नहीं करता, और आप वहाँ नहीं होंगी, मेरी बेइज्जती भी नहीं होगी। और रही बात नहाने की, तब मैं वहाँ जाकर नहा लिया करूँगी। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। देखते ही देखते अगला हफ्ता आ जाता है। खुशबू अपना सारा सामान पैक करके दरवाजे पर खड़ी नील का इंतजार कर रही होती है, और तभी उसकी माँ उससे बोलती है, बेटा परफ्यूम तो रख लिया ना, सर्दियों में वही तेरा सहारा है। बस मेरी माँ, रहम करो मेरे ऊपर। अरे नील आने वाला है, उसके सामने कुछ मत बोल देना। खुशबू की इस बात पर सीमा हंस देती है, जिसके कुछ देर बाद नील आ जाता है और खुशबू उसके साथ बाइक पर बैठकर जाने लगती है। तभी सीमा बोलती है, बेटा सुन। माँ यार प्लीज नहीं। अरे अपना ख्याल रखना, ठीक है? अब जा, बाय। पहली बार सीमा खुशबू को बिना बेइज्जती किए घर से जाने देती है। ये देखकर खुशबू खुश होती है। कुछ देर में नील और खुशबू स्टेशन पहुंचते हैं, जहां पर करण और निशा पहले से ही खड़े होते हैं। नील अपनी बाइक दोस्त के हाथ वापस घर भिजवा देता है और चारों ट्रेन से माहौली के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर करण और नील एक रूम में रुकते हैं और खुशबू और निशा दूसरे रूम में। कुछ देर में सब फ्रेश होकर बर्फ में मस्ती करने जाते हैं, जहां वो एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंकते हैं।
स्नोमैन बनाते हैं और ढेर सारी गेम्स खेलते हैं। शाम को सब थक हार कर होटल वापस आते हैं और खाना पीना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह कंबल में छुपी हुई निशा खुशबू से बोलती है, खुशबू यार उठ जा और नहा ले, क्योंकि हमें 10 बजे नई जगह घूमने जाना है। अबे पागल है क्या? ठंड देखा है कितनी है? मैं नहीं नहा रही। अबे पिछले हफ्ते तो नहाए थे। क्या तू पिछले हफ्ते नहाई थी? सीरियसली? पागल है क्या? किसने बोल दिया तुझे? अरे सर्दी हो या गर्मी, मैं तो रोज नहाती हूँ। मैं तो मजाक कर रही थी। सही है, मैं तो एक दिन छोड़कर नहाती हूँ भाई। झूठ क्यों बोलूं? कल नहीं नहाई थी इसलिए आज नहाने जा रही हूँ। मेरे बाद तू नहा लियो। ओह ठीक है, बच गई। नहीं तो आज तो मैं अपने ही मुंह से अपनी बेइज्जती करवा लेती। यार ये ठंड क्यों आती है? कितना झूठ बोलना पड़ता है ठंड के लिए और नहाने के लिए। कुछ देर में निशा नहाकर बाहर आती है और फिर खुशबू बाथरूम में जाती है और आदत से मजबूर होकर सिर्फ छींटे मारकर और सर पर झूठ मूठ तौलिया लपेटकर बाहर आती है। लेकिन कॉल निशा उठाती है और स्पीकर पर फोन रखकर निशा बोलती है, हेलो आंटी, मैं निशा बोल रही हूँ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? और मजा आ रहा है ना वहाँ? और वो नालायक कहाँ है? अरे आंटी बहुत मजा आ रहा है, और ये मैडम भी यही है, नहा कर आई है अभी, कांप रही है ठंड से। नहा कर आई है? अरे हो ही नहीं सकता, ये लड़की 2 हफ्ते से पहले नहा ले, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। कहीं इसका परफ्यूम तो खत्म नहीं हो गया जो ये नहा ली, या फिर ये पक्का सर पर तौलिया लगाकर ड्रामा कर रही होगी नहा कर आने का। ये सब सुनकर निशा खुशबू को घूरने लगती है और खुशबू जल्दी से फोन लेकर कट कर देती है, जिसके बाद निशा उसे बोलती है, यार तू 2-2 हफ्ते नहीं नहाती, तूने झूठ बोला। कैसी सी है यार तू खुशबू? ऐसा नहीं है, मेरी बात सुन। मैं नहीं रहूंगी तेरे साथ, गंदी कहीं की। निशा उस कमरे से निकलकर भाग जाती है और फिर खुशबू चिल्लाते हुए बोलती है, माँ! बेचारी खुशबू, उसको लगा था कि मनाली में उसके साथ माँ नहीं होगी तो उसकी बेइज्जती नहीं होगी, लेकिन माँ तो हर जगह पहुँच ही जाती है। भले ही इस दौरान खुशबू की बेइज्जती हुई, लेकिन इसके कारण उसने सर्दियों में भी डेली नहाना शुरू कर दिया ताकि दोबारा उसको ऐसी सिचुएशन का सामना न करना पड़ जाए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।